जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या संगठन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ उन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में हम लोग कुल 6 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए बारी बारी से सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन का अर्थ। जनसंख्या संगठन के अर्थ को समझने से पहले जान लेते हैं इसे जनसंख्या कहते किसे हैं। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य या किसी भी देश की जो कुल मानव आबादी होती है उसे जनसंख्या कहते हैं। लेकिन उस जनसंख्या से किसी देश की केवल संख्या का बोध होता है, ना कि उस देश के लोगों के गुण, अवगुण, ज्ञान, कौशल का ज्ञान होता है। साथ ही साथ उस संख्या से किसी देश के विकास या स्तर का भी पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए जब भी जनगणना होती है तो उस जनगणना में आयु, लिंग, शिक्षा का स्तर, आवास या आर्थिक स्तर इत्यादि आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और यही जो आंकड़े हैं ये आंकड़े जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किसी भी देश की भावी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या संगठन कहते किसे हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है लिंग का अनुपात, यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में जो पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है उसे ही लिंग अनुपात कहते हैं। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्री हैं इसका जो अनुपात निकलता है उसी को कहते हैं लिंग अनुपात। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है लिंग अनुपात का सूत्र। वैश्विक स्तर पर यानी विदेशों में जो लिंग अनुपात निकालने का जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है। पुरुषों की संख्या बटे महिलाओं की संख्या गुने 1000। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता है कि 1000 की महिला आबादी की तुलना में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल विदेशों में किया जाता है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो ठीक इसका उल्टा होता है। भारत देश में जो सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ इस प्रकार है। महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। अर्थात 1000 के पुरुष आबादी की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है जो इस सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये दो सूत्र हैं। पहला जो है वो वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो सूत्र है वो भारत में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों सूत्रों से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आयु संरचना। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। अर्थात आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। आयु संरचना के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वह है शैशव, दूसरा यौवन, तीसरा प्रौढ़ और चौथा वृद्ध। शैशव वर्ग के अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के लोग आते हैं। यौवन वर्ग के अंतर्गत 15 से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र के लोग आते हैं। प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत 26 से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र के लोग आते हैं और वृद्ध वर्ग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आते हैं। अगर शैशव वर्ग की बात करें तो ये जो वर्ग होता है ये किसी भी देश की जनसंख्या का आश्रित वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ग के जो लोग होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें अधिकतर बच्चे होते हैं और समाज इनसे कुछ भी प्राप्त करने के बारे में सोच नहीं सकता है। सरकार क्या है इनके विकास पर खर्च करती है क्योंकि ये भविष्य की आशा होते हैं। अगर हम यौवन वर्ग की बात करें तो यौवन वर्ग के अंतर्गत 15 से 25 वर्ष की उम्र के लोग आते हैं और इस वर्ग की उम्र या तो पढ़ रहे होते हैं या तो सीख रहे होते हैं। इनका शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है और इस वर्ग के अधिकांशतः जो लोग होते हैं वो शारीरिक श्रम शक्ति के लिए देश का संसाधन होते हैं। अर्थात ये देश के आर्थिक उन्नति में केवल शारीरिक श्रम के द्वारा योगदान दे सकते हैं। अगर हम बात करें प्रौढ़ अवस्था की तो प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो 26 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोग आते हैं और इस वर्ग के जो लोग होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। अर्थात इस वर्ग के जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और इस वर्ग को सर्वाधिक उत्पादक वाला वर्ग कहा जाता है और ये जो वर्ग जो होता है ये जनसंख्या विकास के लिए सक्षम होता है।
अगर हम बात करें वृद्ध वर्ग की, तो वृद्ध वर्ग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आते हैं। इस वर्ग के लोगों में श्रम शक्ति का ह्रास होने लगता है, अर्थात इस वर्ग के लोगों में शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। लेकिन इस वर्ग के लोगों का एक खासियत क्या होता है, इस वर्ग के लोगों में ज्ञान और अनुभव जो होता है वो प्रकाष्ठ पे होता है, यानी इनके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार होता है। तो इस वर्ग के जो लोग होते हैं ये सलाह, निर्णय, प्रबंधन और योजनाओं के लिए जो इस वर्ग के जो लोग होते हैं ये सर्वोत्तम होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आयु लिंग पिरामिड। सबसे पहले जानते हैं आयु लिंग पिरामिड कहते किसे हैं। आयु लिंग पिरामिड एक ऐसा लेखा चित्र होता है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आइए आयु लिंग पिरामिड को कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहला जो आयु लिंग पिरामिड है वो नाइजीरिया का है और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इसका जो चौड़ा आधार है, इसका चौड़ा आधार उच्च जन्म दर को दर्शाता है और इसका जो मध्य भाग है, इसका मध्य भाग प्रौढ़ पुरुषों और महिलाओं को दर्शाता है जो बढ़ती हुई जनसंख्या का उत्तरदायी है। अगर हम इसके शीर्ष भाग की बात करें तो तेजी से पतला होता शीर्ष दर्शाता है कि वृद्धावस्था तक आते आते अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि नाइजीरिया का जो पिरामिड है वो बढ़ती हुई जनसंख्या का पिछड़ा हुआ देश है। दूसरा जो आयु लिंग पिरामिड है ये ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है ये स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है इसकी आकार जो है वो घंटी की तरह है। अगर हम इसके शीर्ष भाग की बात करें तो इसका जो शीर्ष भाग है वो सुंडाकार है। इसका सुंडाकार शीर्ष वृद्धावस्था में सामान्य मृत्यु दर को दर्शाता है। इसका कारण यहाँ की सुखद जलवायु और चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता है। अगर हम इसके मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग सामान्य चौड़ाई का है जो संतुलित प्रौढ़ों की जनसंख्या को दर्शाता है। अगर इसके आधार की बात करें तो जो इसका आधार जो है इसका आधार भी सामान्य चौड़ाई का है जो संतुलित शिशु की जनसंख्या को दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो जन्म दर है वो भी सामान्य है और मृत्यु दर भी है वो भी सामान्य है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनसंख्या वो स्थिर जनसंख्या मानी जाती है। अगला जो आयु लिंग पिरामिड का उदाहरण है वो जापान का है और जापान का जो आयु लिंग पिरामिड है इसका जो शीर्ष भाग आप देख रहे हैं इसका शीर्ष भाग भी सुंडाकार है और मोटा है जो निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। मध्य भाग में थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ी हुई दिखाई दे रही है जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर रोजगार के लिए प्रवास होता है, अर्थात बाहर से कुछ लोग यहाँ पर पढ़ने अथवा रोजगार के लिए आते हैं। और इसका जो पतला जो आधार जो है वो घटती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर जो जन्म दर है वो कम है। अब हम लोग यहाँ तक के जो भी टॉपिक हम लोग कवर किया है उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला जो सवाल है वो है प्रौढ़ आयु वर्ग में कितने उम्र के लोग आते हैं। इसका जवाब है 15 से लेकर 59 वर्ष तक के लोग। दूसरा जो सवाल है किस वर्ग को सर्वाधिक उत्पादक वाला वर्ग कहा जाता है। इसका जवाब है प्रौढ़ वर्ग। प्रौढ़ वर्ग को सर्वाधिक उत्पादक वाला वर्ग कहा जाता है। तीसरा सवाल है किस वर्ग की बढ़ती जनसंख्या शिक्षा पे आने वाले खर्च को बढ़ावा देती है। तो इसका जवाब है शैशव वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है 5 या 10 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग। दूसरा जवाब है 10 या 20 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग। तीसरा है 2 या 10 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग और चौथा ऑप्शन है 15 या 20 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग। इसका सही जवाब है 5 या 10 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग। अगला सवाल है पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष दर्शाता है। इसका सही जवाब है बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। अगला सवाल है निम्न लिंग अनुपात किस देश में है। तो इसका सही जवाब है सभी में, यानी चीन, भारत और सऊदी अरब, इन तीनों देशों में निम्न लिंग अनुपात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकृति वाला है। तो इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। अगला सवाल है जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार यानी पतला आधार और सुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है। इसका जवाब है निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। तो इसका सही जवाब है घंटी के आकार का। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्त्रियों की निम्न जन्म दर। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधित्व करता है? यानी कौन सा जो आयु वर्ग है वो कार्यशील यानी काम करने वाला आयु वर्ग है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 15 से लेके 59 वर्ष तक की आयु वाले लोग। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है लैटविया। लैटविया का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात, अर्थात इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे से ग्रामीण क्षेत्र में किनकी संख्या ज़्यादा होती है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है या स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है? अगर ज़्यादा होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे इसे नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है या महिलाओं की संख्या अधिक होती है? यदि ज़्यादा अगर कम होती है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि कृषि कार्य हेतु कठिन शारीरिक श्रम की जरूरत होती है और इसके लिए वहाँ पर पुरुष अधिक निवास करते हैं। अगर उसके विपरीत अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि स्त्रियों के लिए उपयुक्त रोजगार नगर में ही उपलब्ध होते हैं। अगर हम अविकसित और विकासशील देश की बात करें तो ऐसे देशों में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक उन्नत नहीं होने के कारण पुरुष नगरों की तरफ प्रवास करते हैं, यानी नगरों की तरफ पलायन करते हैं, नगरों की तरफ रोजगार के लिए जाते हैं, जिसके कारण नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो नगरों में महंगे आवास, रहन सहन के उच्च खर्च के कारण स्त्रियों को गांव पर छोड़ देते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक और नगरों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुषों की संख्या में अंतर क्यों पाया जाता है और नगरीय क्षेत्रों में महिला और पुरुषों की जो जनसंख्या है उसके अंतर क्यों पाया जाता है। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से सवाल बनते हैं। पहला जो सवाल है वो है, एशिया के नगरीय क्षेत्रों में किस कारण लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है? यानी कहने का मतलब यहाँ है कि एशिया में नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक होने का कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पुरुष प्रधान प्रवास, अर्थात एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों का प्रवास यानी पुरुषों का बहुत ज़्यादा जाना वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देता है। अगला जो सवाल है वो है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो अधिकांश देशों में जो ग्रामीण नगरीय विभाजन जो होता है वो आकार बिंदु के आधार पर होता है। अगला टॉपिक है साक्षरता। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक है। इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। दूसरा जिसके अंदर पॉइंट है वो है, साक्षरता का सामान्य अर्थ प्रौढ़ साक्षरता से है, अर्थात 15 वर्ष से अधिक आयु में व्यक्ति लिखना, पढ़ना, हिसाब किताब करना जानता है और समझता है तो उसे साक्षर माना जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो लिखना, पढ़ना और कुछ साधारण जोड़ घटाव के काम को जानता हो उसे साक्षर माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विश्व में सबसे अधिक साक्षर वाला देश है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो साक्षरता से संबंधित हैं और इससे भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसका सूचक होता है? तो किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है? तो इसका सही जवाब है 7 वर्ष से अधिक। तीसरा सवाल है, विश्व में सबसे अधिक साक्षर वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक साक्षर वाला देश उपरोक्त सभी। अगला टॉपिक है जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। किसी क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या जो जीविकोपार्जन हेतु किसी न किसी कार्य में लिप्त होते हैं उस जनसंख्या को व्यावसायिक जनसंख्या कहते हैं। व्यावसायिक जनसंख्या को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राथमिक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि आता है। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत विनिर्माण, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि आता है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन, संचार और सेवाएं आता है। और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत बौद्धिक कार्य, चिंतन और शोध आता है। अगर बात करें से जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं तो उसका जवाब है
किसी देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उपरोक्त क्रियाकलाप में लिप्त है, इसके ज्ञान से देश के आर्थिक विकास के स्तर का आकलन किया जाता है। जब आप जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करते हैं तब आपको पता चलता है से कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अविकसित है। अब इसको कैसे जानेंगे, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यदि किसी देश की अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप अर्थात पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि कार्य में लिप्त है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो विकास का जो स्तर है वो निचले स्तर पे है। अगर हम द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो यदि किसी देश की अधिकतर जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलाप में लिप्त है, तो इसका मतलब यह है कि उस देश में उत्पादक क्षमता ज़्यादा है। यदि किसी देश की अधिकतर जनसंख्या तृतीय क्रियाकलाप में अधिक लिप्त है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सेवाओं का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। यदि हम चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें तो जनसंख्या का यह भाग विकास और विचारों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना का अध्ययन किस लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जनसंख्या संगठन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।